इसमें जो कंपोनेंट होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशर बोलते हैं। कंप्रेशर की हिंदी क्या होती है? क्योंकि एक सर्कल में हमसे पूछ दिया सब कंप्रेशर की हिंदी क्या होती है। जैसे एयर को हमें पंप करना होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में धोखनी बोलते हैं, ये होता है आपका कंप्रेशर। कंप्रेशर से आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये गैसें यहाँ से कंप्रेशर से भेजेंगे। इसके बाद होता है ड्रायर एंड प्यूरीफायर। ड्रायर एंड प्यूरीफायर इसको बोलते हैं, ये प्यूरीफायर शोधन और शुष्कन कक्ष बोलते हैं। शोधन तथा शुष्कन कक्ष बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सोडा लाइम रख दिया जाता है। तो जो सोडा लाइम होता है, लाइम मीन्स हो गया चूना, तो जितनी भी मॉइस्चर होती है, जितनी भी नमी होती है, वो लाइम एब्जॉर्ब करता है, चूना अवशोषित करता है। और जो सोडा लाइम मिल के होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। मीन्स जो भी वायु में अशुद्धियाँ होती हैं, उनको कौन अवशोषित करता है? सोडा लाइम। इसके बाद जो गैसीय मिश्रण होता है, इस गैसीय मिश्रण को भेज दिया जाता है उत्प्रेरक कक्ष में, मीन्स कैटालिटिक चेंबर में। उत्प्रेरक कक्ष में लोहे की जाली लगी रहती है यहाँ पर, और इस कक्ष का ताप लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर लिख दिया जाता है Fe/m। उत्प्रेरक के साथ वर्धक होता है क्या? मौलिक। जो यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया गैस बनती है। जो अमोनिया गैस यहाँ पर फॉर्म होगी, इसको संघनित्र से गुजारते हैं इस तरीके से। ये कंडेंसर मीन्स संघनित्र से गुजारेंगे। एक क्वाइल्ड जो है मुड़ी हुई नली बना दी जाती है, जिसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इसको संघनित्र बोलते हैं। तो इस तरीके से जो भी अमोनिया मिलेगी, यहाँ से द्रव अमोनिया मिलती है, लिक्विड एनेस्थेटिक। कोई जरूरी नहीं कि सभी गैसें द्रवित हो जाएं। जो अद्रवित गैसें होती हैं, जिस तरीके से इधर कंप्रेसर लगाया था, तो इधर जो है एक दूसरा पंप लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परिसंचारी पंप बोलते हैं, रिसर्कुलेटरी पंप, इस तरीके से। और जो परिसंचारी पंप होगा, इसको बोलते हैं परिसंचारी पंप। अब फिगर जो है, एक मिनट थोड़ा सा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले होता क्या है, ये हबर प्रोसेस है, ये आपका कंप्रेसर, इसको संपीडक भी लिखा होगा। कंप्रेसर क्या बोलते हैं? संपीडक है। इसके बाद दूसरा है ड्रायर और प्यूरीफायर। तीसरा ये है आपका कैटालिटिक चेंबर है। कैटालिटिक चेंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कक्ष बोलते हैं। ये हो गया आपका कंडेंसर, जिसको हम बोलते हैं क्या? संघनित्र बोलते हैं। और ये हो गया परिसंचारी पंप, जिसको हम सर्कुलेटरी पंप। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को उच्च दाब पर यहाँ से संपीडक में भेजेंगे। संपीडक से इनको हम गुजारेंगे किससे? ड्रायर और प्यूरीफायर से। अच्छा, होता क्या? ये जो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये आपकी नाइट्रोजन गैस द्रवित वायु से प्राप्त है। औद्योगिक का मतलब क्या होता है कि कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन है। तो वायु में आपके 78% नाइट्रोजन है, तो वायु को लिक्विफाई कर लिया गया। द्रवित वायु से प्राप्त नाइट्रोजन और ये भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिला देते हैं। संपीडक की सहायता से इसको शोधन और शुष्कन कक्ष में भेजेंगे। अगर इसमें कोई भी अशुद्धियाँ हैं तो ये अवशोषित हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, जहाँ पर लौह उत्प्रेरक और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम होता है। इस कक्ष का ताप 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सीधे संयोग से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस बन गई। अब गैस के रूप में तो गैस जार तो लगा नहीं है। अमोनिया गैस को द्रवित करने पर ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर के द्रव होती है, मतलब गैस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? द्रव में। रीजन उसका ये होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो अमोनिया है, NH3 जिसको आप लिख रहे हैं, तो अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, ये NH3। और जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरीके से इधर भी लिख दिया हमने, ये NH3। आप लोग जो 5th ग्रुप पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, NH3, PH3, ASES3, SbS3, BiS3, अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टोबीन और बिस्मुथ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अमोनिया भी गैस, ये पूछा गया है कई बार, पॉसिबिलिटी रहती है कि अमोनिया भी गैस है, फास्फीन भी गैस है, लेकिन अमोनिया को द्रवित किया जा सकता है, फास्फीन को नहीं। तो सीधा सा आंसर है नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कोई से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध बना देती है।
तो अमोनिया के अणु के बीच कौन सा बंध बन जाता है? ये हाइड्रोजन बंध बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अमोनिया को द्रवित किया जा सकता है, जबकि एस्टीन में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो जैसे इसको हम संघनित से गुजारेंगे तो जो अमोनिया होगी, ये अमोनिया क्या हो जाएगी? ये द्रव के रूप में मिल जाएगी। अब जो भी गैसें हैं तो 100% तो लिक्विफाइड हो नहीं जाएंगी। जो अद्रवित गैसें बचेंगी, जो द्रव नहीं बनाएंगी, ये अद्रवित गैसें जो होती हैं, ये इस परिसंचारी पंप के माध्यम से पुनः फिर से इनको इसी उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। ये प्रक्रम चलता रहता है और अमोनिया गैस बनती रहती। इसके लिए फ्रेड्स हैबर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि औद्योगिक निर्माण था। सीधे समीकरण लिखेंगे क्या? N2 + 3H2 = 2NH3। 200 वायुमंडलीय दाब और ताप 500 डिग्री सेल्सियस, 22.4 किलो कैलोरी। अगर एनर्जी भूल जाते हैं तो प्लस x कैलोरी लिख दी जाती है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती। ये इसके निर्माण का समीकरण हो गया। तो क्वेश्चन था आपका कि औद्योगिक निर्माण की विधि का नामांकित चित्र देते हुए, ये चित्र आपका हो गया, समीकरण हो गया। 5 नंबर में क्वेश्चन है। आगे इसकी 2 रिएक्शन है क्या? अमोनिया की कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया। दोनों कौन सी अभिक्रिया है? कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्मेशन की है, संकर लवण बनाने वाली अभिक्रिया है। कौन सी? अमोनिया की क्रिया एक कॉपर सल्फेट से, दूसरी किससे? सिल्वर क्लोराइड से। तो देखिएगा, पहले सिल्वर क्लोराइड की लिखेंगे रिएक्शन AgCl की। रिएक्शन हम 2 तरीके से लिखेंगे। देखो, या तो आप डायरेक्ट NH3 से लिख देंगे, या जो अमोनिया है NH3, जब इसको पानी में घोल देंगे तो ये पूरा क्या बना देगा? NH4OH। प्रयोगशाला में जो हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड उपयोग करते हैं, कैसे बनाते हैं? लिक्विड आता है अमोनिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, सीधे बन जाता है NH4OH। NH4OH को बस ढक्कन बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो अमोनिया गैस हो जाती है। तो रिएक्शन हमने किससे करा दी? NH4OH से। हमने कहा रिएक्शन क्योंकि दोनों तरह लिखी जाती है। देखो, 1 + 1 माइनस, तो जितने आयन होते हैं उतने ही अमोनिया के अणु लगते हैं। तो कितने अणु लग जाएंगे? 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे, Ag और Cl के बीच में यहाँ पर लिख देंगे NH3 का डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड। ऐसे ही रिएक्शन लिखी जाती है। अमोनिया के जलीय में वैसे इंटरमीडिएट में ये वाली लिखी जाती है रिएक्शन। तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है भाई? इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? लास्ट में आप क्या करेंगे? 2H2 को निकाल दीजिए। आप 2 पानी इसमें मिलाएं तभी तो 2NH4OH बना हुआ है, बाकी प्रोडक्ट वही बनेगा। इसी तरीके से Ag और ये Cl, यहाँ पर 2 NH3 बचे तो NH3 का होल लॉस। क्या बोलेंगे इसको? डाई एमीन सिल्वर। तो ये संकर लवण बन गया, कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन क्लियर हो गई ये वाली। देखिए, इसमें से इस तरह भी पूछी जाती है कि ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिखिए जिसमें अमोनिया संकर लवण बनाती। तो एक कौन सा हो गया आपका? सिल्वर क्लोराइड वाला, इसमें डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और दूसरा कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट का, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। देखिए किस तरीके से रिएक्शन ऐड करेंगे। कॉपर सल्फेट में CuSO4, Cu++SO4-। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो चार्ज है ये कितना है। तो Cu++ 2 ये हो गए, SO4-, टोटल 4 हो गए। जितना चार्ज होगा उतने ही अमोनिया के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। तो NH3 से डायरेक्ट कराएंगे तो उसमें रिएक्शन होगी। हमने कहा इंटरमीडिएट पे अमोनिया का वाटर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4NH4OH। ये रिएक्शन हो गई 4NH4OH। 4H2 जैसे यहाँ पर 2 था तो इससे आप रिमूव कर देंगे क्या? 4H2O। ये कॉपर Cu और SO4 के बीच में आप लिख देंगे क्या? NH3 का होल 4। ये बड़े ब्रैकेट में क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट है। क्या बोलेंगे इसको? टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। दोनों आपके संकर यौगिक मींस कॉम्प्लेक्स साल्ट बनते। दोनों रिएक्शन क्लियर हुए। आगे बढ़े। तो ये लाइन क्वेश्चन था आपका अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए। कितना लिखा जाएगा क्वेश्चन में? पहले निर्माण का चित्र जाएगा, फिर निर्माण का समीकरण, फिर इसकी दोनों अभिक्रिया। इस तरीके से क्वेश्चन डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए लिखा हुआ है नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया विधि, जो हमने आपको बताया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को याद है। इसके पहले से भी आप लिखना चाहते हैं, द्रवित वायु से प्राप्त नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन के मिश्रण को 1 अनुपात 3 के अनुपात में लेकर के संपीड़क में भेजते हैं। इसके पश्चात गैसीय मिश्रणों को शोधन और शुष्कन कक्ष में भेजेंगे, जिसमें सोडा लाइन उपस्थित होता है। इससे गैसीय मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसके पश्चात गैसीय मिश्रणों को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर उत्प्रेरक के रूप में आयरन और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम उपस्थित होता है। इस कक्ष का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करके अमोनिया गैस बनाते हैं। इस अमोनिया गैस को संघनित से गुजारने पर द्रव अमोनिया प्राप्त होती है। अद्रवित गैसों जो अननेस्ड नहीं होंगी उन्हें परिसंचारी पंप के माध्यम से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं, एक शार्ट है जो इसका प्रोसेस है। बेसिक आपके रिएक्शन है, फिगर है और ये जो रिएक्शन है। क्लियर? अथवा लिखा हुआ है 3 अंतर हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि। इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके सिलेबस में है और इसमें से 3 इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको लिखने हैं तथा उनके 2 उपयोग। देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं इसी 5वें 6वें के काके अथवा का क्वेश्चन है। कौन से यौगिक हैं? इंटर
हाइड्रोजन कंपाउंड, जिन्हें हम अंतर हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। देखिए इस बात का ध्यान रखते हैं लिखते समय, जो हाइड्रोजन लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तीन का नहीं फॉर्म करेंगे, रेडियो एक्टिव है। इसमें जब भी यौगिक लिखेंगे तो बड़े हाइड्रोजन परमाणु को पहले लिखेंगे, छोटे को बाद में। ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता है। मीन्स ClF, क्यों? जब आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, ये जो इस क्रम में है आकार बढ़ते क्रम में, तो बड़े परमाणु से क्लोरीन और फ्लोरीन लिखना तो Cl को पहले लिखेंगे, और इसको Cl और Br तो पहले किसको लिखेंगे? Br को लिखेंगे, फिर Cl को लिखेंगे। ज्यादातर आयोडीन के कंपाउंड होते हैं, तो आयोडीन और फ्लोरीन IF सभी अंतर हाइड्रोजन यौगिक हाइड्रोजन के सीधे संयोग से बनाए जाते जितने हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो सीधे संयोग से नहीं बनता, कौन सा? IF7। जो IF7 है आपका, इसको IF5 की फ्लोरीन की क्रिया से प्राप्त करते 523 केल्विन टेम्परेचर होता है। देखिए टेम्परेचर याद रहे तो ठीक है, इनमें कोई सर्टेन जो भी टेम्परेचर है कोई फिक्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले इनको बनाना पड़ेगा क्या? IF5, तो हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी I2 + 5F2 2IF5। पहले आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बना, फिर IF5F2 से रिएक्शन करके कौन सा अंतर हाइड्रोजन कंपाउंड सीधे नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा? क्या? IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसके लिए पहले IF5 बनाया जाएगा, तब IF7। शेष जितने भी हैं वो सब आपके हाइड्रोजन के Cl2 + F2 2ClF, ये IF है तो I2 + F2 2IF, सभी हाइड्रोजन के सीधे संयोग से। बस ध्यान क्या रखते हैं कि पहले बड़ा हाइड्रोजन परमाणु लिखा जाता है, इसके बाद छोटा, मतलब जो पहले नीचे की तरफ है वो पहले लिखा जाएगा, बाद में। कितनी बात क्लियर है? ज्यादातर इनके जो टेम्परेचर की रेंज है 200 100 200, 473 केल्विन 573 केल्विन, क्योंकि 273 है 273 है 200 ऐड कर देंगे 473 573। अगर फिक्शन नहीं है तो आप यहाँ पर थर्मल का सिंबल भी ऐसे बना सकते हैं। बस ये बात हमको ध्यान रखनी है कि IF7 डायरेक्ट नहीं बनेगा और पहले बड़ा हाइड्रोजन लिखा जाएगा, इसके बाद छोटा हाइड्रोजन लिखा जाएगा। ये हो गए अंतर हाइड्रोजन। हालांकि क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी लाइन में दिया है तो करना ही है। जैसे अमोनिया, उसमें जो मार्किंग इसमें अमोनिया वाले खिंच जाएगी, इसमें नहीं दिख पाएगी। आगे क्या कह रहा है? अंतर हाइड्रोजन बनाने की विधि। अब विधि तो कोई लिखी नहीं जाएगी, विधि में क्या लिखा जाएगा? इनको सीधे हाइड्रोजन की क्रिया से बनाया जाता, इसके समीकरण हो गए, तथा और इनके दो उपयोग लिखिए। जो अंतर हाइड्रोजन यौगिक हैं, अंतर हाइड्रोजन यौगिकों के दो उपयोग हमको लिखने हैं। देखिए जो अंतर हाइड्रोजन यौगिक हैं, इसमें से जो आपके आयोडीन के यौगिक हैं, इनका उपयोग प्रायः स्टार्च के परीक्षण में किया जाता है। ये आयोडीन जो स्टार्च है, तो स्टार्च का परीक्षण किससे करेंगे? आयोडीन से। आयोडीन के यौगिक का उपयोग स्टार्च के परीक्षण में करते। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, अंतर हाइड्रोजन यौगिक। और जो ये ब्रोमीन के यौगिक होते हैं, इनका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्रोमीन के यौगिक जो होते हैं, इनका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये हो गए आपके कौन से? अंतर हाइड्रोजन यौगिक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अब यहाँ से हर एक में छठवें में अथवा लगा होगा, काम में भी खाना में लिखा हुआ है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। अच्छे क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉलिड मार्किंग के क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई चांस नहीं रहता कि कोई नंबर कटे, लेकिन लिखा हुआ है छठवें का ख नंबर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। ख का फर्स्ट नंबर है प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। प्राथमिक एल्कोहल का क्या कराना है? विहाइड्रोजनीकरण। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि विहाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक तप्त ताप पर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस कभी चेंज नहीं होगा। प्राथमिक एल्कोहल क्या लिखते हैं? RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल कॉपर ऑब्लिक 300 डिग्री सेल्सियस। इसमें से जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, इस कार्बन विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन कौन सी निकलेगी? जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया CH3CH2OH, तो हमने कहा जिस कार्बन से OH लगा है यही वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इसके पहले का हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे। विहाइड्रोजनी कारक क्या है? कॉपर ऑब्लिक 300। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे, एल्डिहाइड बनेगा, ये हो जाएगा क्या? RCH। इधर से जब लिखेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CHO + CH2। पैरा की टिप्पणी लिखनी है तो थ्योरी में कितना ही चलेगा, कुछ नहीं है, की जाएगी तब कॉपर की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते। मतलब थ्योरी का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट में कहा है। तो ये आपके ऑप्टेंड हो गए क्या? एल्डी। ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। सेकंड पार्ट है इसका, क्या रहा है? फिनाल का नाइट्रीकरण। फिनाल का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ
अब कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि फिनाल के नाइट्रिक अणु, फिनाल का नाइट्रिक अणु दो तरीके से होता है। एक बार तन वाले में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, और सांद्र वाले में टीएनपी वाली रिएक्शन है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिप्रिक एसिड। अब क्योंकि उसने नहीं कहा तो उनको दोनों लिखने पड़ेंगे। पहले आप जो है फिनाल की क्रिया HNO3, तो हमने आपको ये बताया था जब नाइट्रिक अण कराते हैं तो HNO3 को क्या लिखा जाता है, OH और कौन सा लिया, डाइल्यूट वाला। नाइट्रेशन में उपस्थिति हमेशा होती है किसकी, H2SO4 की। तो केमिस्ट्री बात करें, जब भी एरोमेटिक में नाइट्रिक अण कराते हैं तो नाइट्रिक अण सीधा नहीं होता है, उपस्थिति हमेशा किसकी होती है, H2SO4 की। आर्थो और पैरा बनेंगे तो ये H2O निकाल दीजिए आप, NO2 कहाँ पर आ जाएगा, तो ये OH और ये NO2 आर्थो के साथ हमेशा पैरा बनता है, 50-50% बनते हैं। और क्या रिमूव हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल। जैसे जैसे एनसीईआरटी आगे वाला तो मिक्सिंग चलती है, मालूम सब होना चाहिए। पैरा नाइट्रोफिनॉल ये इनको क्या बोलते हैं, 4 नाइट्रोफिनॉल। सो 4 नाइट्रो, बेटा ये कौन सा हो गया, ये रिएक्शन हो गई आपकी डाइल्यूट वाली मिस। क्योंकि उसने नाइट्रेशन में बात नहीं बताई कि कौन सी रिएक्शन लिखनी है, तो एक डाइल्यूट से होती है और एक कंसंट्रेट से, दोनों जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब ये आपका जो है जो फिनॉल की नाइट्रिक अण है प्लस इसी तरीके से, क्योंकि मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 HNO3, ये डाइल्यूट था, ये क्या है कंसंट्रेट। यहाँ पर भी प्रेजेंस होगा क्या, कंसंट्रेट H2SO, पहले से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, ये दोनों कंडीशन आर्थो की हो गई और ये OH तीन H2O निकल जाएंगे और तीनों जगह क्या लगेगा, NO2 तो फिनाल में ये दोनों आर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन क्या, NO2 और प्लस 3 1 2 3 4 5 6 2 4 6 TINP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ज्यादातर ये पूछा जाता है किस नाम से, कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से पित्रिक अम्ल, तो ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि पित्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। यदि पित्रिक अम्ल और TNP एक साथ याद रखेंगे कभी भी कंफ्यूजन। ये दूसरी हेडिंग थी इसकी फिनाल का नाइट्रिक अम्ल। तीसरा एनिसोल के साथ फील्ड प्राप्त किया, कोई दिक्कत इसमें, भी हाइड्रोजन का क्लियर हो गया। प्राथमिक अल्कोहल हो या द्वितीयक अल्कोहल हो, उसमें भी हाइड्रोजनी कार्बन जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तब तक कॉपर और टेम्परेचर वही होता है 300 डिग्री। ये नाइट्रेशन हो गया किसका, फिनाल का। जो अगली रिएक्शन है एनिसॉल, और पूछा है हमसे क्या, एनिसॉल की फीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, थर्ड नंबर है। तो एनिसॉल का फार्मूला क्या लिखते हैं, एनिसॉल जो होता है ये होता है आपका मेथिल फेनिल ईथर। एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, हम लोग को यूपी बोर्ड की बुकों में इस तरीके का कोई विशेष एक्सप्लेनेशन एनिसॉल के रेफरेंस में है ही नहीं। मेथिल फेनिल ईथर, ये फेनिल ROR, मेथिल फेनिल ईथर को अच्छा इसलिए हमने लिखा है क्योंकि इनको फिडल क्राफ्ट लिखनी थी, पूरी आर्थो पोजीशन पर हम उसमें एंट्री कराएंगे। फिडल क्राफ्ट, तो फिडल क्राफ्ट में एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। उपस्थिति किसकी होती है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, निर्जल AlCl3। एक विशेष बात है मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सिंगल बॉन्ड वाले नाइट्रेशन सर्कुलेशन हेड आगे और रिएक्शन थी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एनिसॉल की कई रिएक्शन पूछी गई, इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। तो यहाँ से जो है H और इधर से ये Cl, ये CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो उसी पोजीशन पर ये OCH3 ये एनिसॉल लिखा हुआ था, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या CH3 और ये रिमूव हो जाएगा क्या, ये Cl। आर्थो प्रोडक्ट भी अपटेंड होता है, जिससे कई राइटर्स लिखते हैं केवल आर्थो, पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, पैरा प्रोडक्ट भी अपटेंड होता है। प्लस ये हो जाएगा आपका OCH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और क्या रिमूव हो जाएगा, ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्थो पर मेथिल लग गया, बाकी क्या था एनिसॉल हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे पैरा मेथिल एनिसॉल। दोबारा हमारी बात फिर से सुनिए। दरअसल होता क्या बेटा, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी होता है, तो कई राइटर क्या करते हैं कि आर्थो लिखते ही नहीं, केवल कौन सा प्रोडक्ट लिखते हैं पैरा, इसका मतलब रिएक्शन गलत नहीं लिखी। उन्होंने क्या किया है कि जो ज्यादा स्थायी है, जो ज्यादा बना है, एक प्रोडक्ट माइनर होता है और एक प्रोडक्ट मेजर होता है, एक कम मात्रा में बनता है, एक ज्यादा मात्रा में, तो लोग मेजर प्रोडक्ट दिखा रहे थे, रिएक्शन गलत नहीं होती। तो ये हो गया क्या एनिसॉल का फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्किल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड, भाई अगर मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो कहते हैं फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, अगर CH3COCl से कराते हैं तो कहते हैं फिडल क्राफ्ट एसिडीकरण। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी इसकी। एनिसॉल क्या होता है, मेथिल फेनिल ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसॉल। इसी में छठवें रेखा में अथवा लगा हुआ है, निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्बे रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल में दिया हुआ है ये कोल्बे जिसको हम लोग कोल्बे स्विच भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही जगह रिएक्शन है,
इसी को कोल्बे बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोल्बे सीमेंट। सीमेंट अलग है, लेकिन कोल्बे सीमेंट को ही कोल्बे अप्रिया कहते हैं। फिनाल का सोडियम लवण, फिनाल का सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनाक्साइड ONA, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनाक्साइड। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है रिएक्शन, क्योंकि जो रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती है वो ऑलरेडी बताते चलते हैं। तो फिनाल के सोडियम लवण, फिनाल अर्थात सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक जगह क्या होता है, CH ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो जब उच्च दाब पर CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये CO2 इस जगह यहाँ पर जुड़ेगा आकर के, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पर ये CO2 तो लिख देंगे COO। ये जो Na है ये इधर आ जाएगा, जो H है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा Na। अगर यहाँ पर H लगा होता तो सैलिसिलिक एसिड बोलते, H हटा दिया सैलिसिलेट हो गया, Na लगा दिया, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम होगा, सोडियम सैलिसिलेट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। H इधर चला गया तो जहाँ, और Na इधर आ गया तो यहाँ पर OH हो गया, और Na इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 जुड़ चुका है तो CO। बिल्कुल क्लियर। सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर कराने पर पहले सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता। अब सोडियम सैलिसिलेट का जल अपघटन करा दीजिए आप। इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में प्लस HCl, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्या, NaCl, ये H यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा OH के साथ COH। और जब 1 और 2 पोजीशन पर, क्यों COOH सीनियर है, OH जूनियर है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, COH। आयु की इसमें कक्षा 11 में क्रियाशीलता की सीरीज पढ़ते हैं, तो सबसे नंबर 1 पर कौन है, COOH, फिर SO3H है, फिर आपका COR है, COX है, CONH2 है आपका, फिर ये साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो OH और COH ये बन गया क्या, सैलिसिलिक एसिड। ये फॉर्मेशन हो गया किसका, सैलिसिलिक अम्ल। कौन सी रिएक्शन हो गई, कोल्बे अभिक्रिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्बे अभिक्रिया। रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत। राइमर-टीमेन अभिक्रिया, राइमर-टीमेन कॉमन है। फिनाइल क्लोरोफॉर्म की OH, सैलिसिल्डिहाइड इज नोन एज द राइमर-टीमेन रिएक्शन। कोई रिएक्शन बताइए, सेकंड नंबर पर कौन सा हो गया, राइमर-टीमेन अभिक्रिया। क्या बताया हमने यहाँ पर, ये फिनाल क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH एल्कोहल। देखो ये फिनाल क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3K, यहाँ से रिमूव हो गया 3KCl। ध्यान दीजिएगा, देखो जिस जगह से कोई भी ग्रुप यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको H हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा। अच्छा ये OH कितने लिखे हैं, 3, अलग लिख के देख लो, OH कितने लिखे हैं, 3, तो ऐसे लिख दिया OH OH। इसमें से एक O ये ले जाएगा CHO बनने के लिए। देखो ये OH लगा था, यहाँ पर क्या लग जाएगा, CHO। तो जब CHO बना तो एक O यहाँ से हट गया, हटा ना, एक H बचा, 2 OH बचे, और ये वाला देखो H हटेगा यहाँ से, तो H कितने हो गए, 2, तो OH कितने हो गए, 2। तो अभिक्रिया में क्या रिमूव हो जाएगा, 2H2 आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। ये बन गया आपका सैलिसिल्डिहाइड। बेटा कौन सी रिएक्शन बताई थी, कोल्बे बताई थी, कोल्बे सीमेंट बताई थी, कोल्बे सीमेंट। ये राइमर-टीमेन बताई थी, यस सर। राइमर-टीमेन अभिक्रिया दरअसल होता क्या है, जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है, हम नहीं रखते हैं, तो इंटरमीडिएट में हर इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब जब उसने राइमर-टीमेन की बात कह दी थी तो सिर्फ एक रटी रटाई रिएक्शन नहीं चलती है। हमने आपको रिएक्शन ये बताई, फिनाल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH एल्कोहलिक, यहाँ से 3KCl रिमूव कर दिया, OH और OH के साथ आर्थो पर यहाँ पर क्या लग गया, CHO, साथ में रिमूव हो गया क्या, 3KCl। H2O कितने थे, 2H2O, और ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मींस सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण हो गया। जी हाँ, हमने कहा। लेकिन ये रिएक्शन फिनाल की यदि CHCl3 के स्थान पर CCl4 फिलिंग ग्लैंड्स की रिएक्शन आएगी, अब जो आपके सेट बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से टेक्निकल मॉडलिंग कर देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के स्थान पर यदि CCl4 ले लिया जाए, ये फिनॉल है, और वही KOH क्या एल्कोहलिक, तो यहाँ पर 4 कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा क्या, 4 ये
उसी तरीके से ये OH लगा हुआ है। बाकी अब आप देख लीजिएगा +4 KCl। अब देखो ना ये OH 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 OH, यहाँ से ये हटेगा ना, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ क्या बचा हुआ है C, यहाँ पर C, तो COOH। अब CHO नहीं लगेगा क्या, COOH, क्योंकि आप हाइड्रोजन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लग गया COOH, लग गया। कितने H2O अलग हो रहे हैं देखो, गलत उत्तर है, आपने ये COOH अलग कर दिया, एक H और OH कितने हैं, 2, और ये वाला भी H हटेगा ना यहाँ से, तो H कितने हो गए, 4, नहीं वो तो H हो गया, बट ये OH के रूप में है ना, तो OH 2 हो गए, H कितने, 2, तो H2O तो उतने ही रहेंगे जितनी पहली रिएक्शन में थे ना, चाहे क्लोरोफॉर्म से कराएं चाहे CCl4 से कराएं, H2O कितना रहेगा, बस क्लोरोफॉर्म वाले में एल्डिहाइड बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एसिड, वो सैलिसिलिक बनेगा, और ये आपका क्या फ्रेंड होगा, सैलिसिलिक। रिएक्शन क्लियर होगा। यदि क्लोरोफॉर्म के स्थान पर CCl4 लिया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाए, तो सैलिसिल्डिहाइड के स्थान पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को राइमल्टीनियन प्रक्रिया, मतलब ये रिएक्शन पूछी गई है, कई बार आई है, तो मेरा एक रटी बताई गई, फिलिंग द ब्लैंक्स में रिएक्शन आ चुकी है, मालूम होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम लोग टेक्निकल रिएक्शन में घुमाते हैं तो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। RT के बाद विलियम्स, पहले कोलबे हो गई, RT हो गई, अब लिखा हुआ है क्या, विलियमसन संश्लेषण। देखो जो विलियमसन संश्लेषण है केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही जगह है, कहां पर, डाई एथिल ईथर के संश्लेषण। सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA की क्रिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br के साथ कराते हैं, तो ये NaBr यहाँ से अलग हो जाएगा, C2H5O प्लस NaBr, ये आपका डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ये सोडियम एथॉक्साइड है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण, मतलब जहां पर भी ईथर का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6 का खा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस रिएक्शन में आपको ध्यान देना है कि इंटर में इसके अलावा ये भी पूछा जाता, और हालांकि कठिन नहीं, क्योंकि हमने पूरा मेंशन करके आपको बता दिया है। अगर 3 क्लोरीन है CHCl3 तो एल्डिहाइड बनेगा, एक बढ़ा दिया है पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा सैलिसिलिक। लोग दरअसल एक इसमें क्लोरोफॉर्म में लिखा हुआ है, ये टॉपिक माध्यमिक के पाठ्यक्रम में नहीं है। हम ऑर्गेनिक शुरू करते हैं तो पहला टॉपिक क्लोरोफॉर्म ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी इतनी मेन रिएक्शन, चाहे राइमल्टीनियन हो, चाहे कार्बिक एल्डिहाइड हो, चाहे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हो, कहाँ तक आप बचेंगे, रिएक्शन तो उसी की पूछी जाती है, इसलिए टॉपिक ही सीधे हम जानबूझ के पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्लोरोबेंजीन के साथ हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फील्ड कैप्टनाइजेशन का वुड स्प्लिटिंग प्रक्रिया के समीकरण 5 रिएक्शन लिखवा दिए। 5 नंबर में है तो कितनी रिएक्शन लिखवा दिए, क्या, क्लोरोबेंजीन का क्या कराना है, पहले हाइलोजेनिक, तो आप सीधे Cl2। अटेंशन इन दिस पॉइंट, रिएक्शन हाइलोजन कैरियर FeCl3 और डार्क अंधकार में होनी चाहिए। अगर आप सनलाइट ले लेते हैं तो यहाँ पर डेमोक्सिन बन जाएगा C6H6Cl6, इसलिए हाइलोजन कैरियर FeCl3 और रिएक्शन किसमें होगी, डार्क। जब सिंगल बॉन्ड वाला क्लोरोबेंजीन है तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर्थो बनेगा यहाँ पर Cl, और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ये जो है आपका Cl, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, यस Cl। क्या बोलेंगे, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये तो लिखेंगे, या ऐसे लिख देंगे क्या, 1,2 डाइक्लोरो, बाकी क्या बचा आपका बेंजीन, और ये 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, FeCl3 और हाइलोजिनेशन के लिए मैंने कहा सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। क्लोरोबेंजीन के साथ हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन। देखो जो आप क्लोरोबेंजीन लिख रहे हैं आप, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले में हमेशा आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। यदि साइड चेन में पहले से डबल बॉन्ड वाला होता है तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। नाइट्रेशन कैसे लिखते थे, OH और NO2। क्या होता था, कंसंट्रेट प्रेजेंस किसकी होती थी, कंसंट्रेट H2SO, आर्थो से ये HOH एक बार आर्थो पर, एक बार कहां पर, पैरा पर। तो ये क्लोरोबेंजीन मींस आर्थो पर NO2 प्लस क्लोरोबेंजीन, पैरा पर आपका क्या हो गया, NO2 प्लस H2, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि NO2 भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम लोग नाम इसका क्लोरोबेंजीन ही रखेंगे। यदि NO2 के स्थान पर कोई क्रियात्मक समूह आ जाता तो फिर नाम क्रियात्मक समूह वाले का हो जाता। NO2 कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, टेबल पे तो नहीं है ऑर्गेनिक में, इसलिए नाम क्लोरोबेंजीन ही बना रहे। जैसे हाइड्रोजनेशन एक रिएक्शन, नाइट्रेशन दूसरी रिएक्शन, सल्फोनेशन, ये क्लोरोबेंजीन है। सल्फोनेशन में H2SO4 से क्रिया कराई जाती है। लिखते कैसे हैं, लिखते हैं OH सिंगल बॉन्ड SO3H, पढ़ लो H2SO4,
लिखने का तरीका है। कंसंट्रेट कोई प्रेजेंस नहीं, केवल हीट करते हैं, इधर से एच और ये OH, तो आर्थो पे भी SO3H लगेगा और कहां पर लगेगा, क्योंकि आर्थो और पैरा का मिक्सचर एप्रेंड होता है। तो क्लोरोबेंजीन में आर्थो पर SO3H और क्लोरोबेंजीन में पैरा पर SO3H और साथ में रिमूव हो गया SO3H। देखिए जैसे मैं इसमें पहले वाले में बता रहा था कि NO2 क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन SO3H क्रियात्मक समूह है। COH के बाद दूसरे नंबर पर टेबल पर क्या है, SO3H, इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 1 2 3 आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। बात समझ में आ रही है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो नाम किसका हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक का नाम होगा। ये हो गया आपका 2 क्लोरो, और ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक, नॉट सल्फ्यूरिक, क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो या पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तीन रिएक्शन हो गई। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट की एक ही आपको शो करनी पड़ेगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन दिखा सकते हैं आप। ये क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, निर्जल AlCl3 का उपयोग लिखिए। निर्जल AlCl3 का उपयोग फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा। ये HCl रिमूव हो जाएगा, एक बार मेथिल आर्थो पर, एक बार कहां पर, पैरा पर। तो ये क्लोरोबेंजीन आर्थो पर मेथिल और ये क्लोरोबेंजीन पैरा पर मेथिल, और क्या रिमूव हो गया यहाँ से, CH3। कोई ये CH3 क्रियात्मक समूह तो है नहीं, हमने कहा कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं। आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन, या ऐसे भी लिख सकते हैं आर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वुल्ड फिटिंग रिएक्शन। देखिए वुल्ड नहीं पूछिए, क्या पूछिए, वुल्ड फिटिंग। एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, वुल्ड की फिटिंग कहा ना, तो वो वुल्ड कहता तो दोनों एल्किल हैलाइड, केवल फिटिंग कहता तो दोनों एरिल हैलाइड, वुल्ड की फिटिंग तो एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं, कौन सी, वुल्ड फिटिंग रिएक्शन, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। वोल्टेज फिटिंग में एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में ले लीजिए मेथिल क्लोराइड, एरिल हैलाइड तो क्लोरोबेंजीन को आप ऐसे लिख सकते हैं Cl, बिल्कुल ऐसे देखो, ऐसे लिखो, एक एल्किल हैलाइड, एक क्या हो गया, एरिल हैलाइड। और किस धातु से क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु से। उपस्थिति किसकी होती है, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की। क्या अलग हो जाएगा, 2NaCl, ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग में टालुइन बन जाएगा। CH3 ये बेंजीन रिंग में जुड़ गया और 2Na यानी कि क्या बन गया, टालुइन। तो ये रिएक्शन क्लियर होगी कि वुड जाएगी तो क्या लिखेंगे, दोनों एल्किल हैलाइड होंगे, एल्केन बनेगा। फिटिंग आएगी, दोनों क्या होंगे, एरिल हैलाइड होंगे। वोल्टेज फिटिंग लिखेंगे तो 1 एल्किल हैलाइड एंड 1 एरिल हैलाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो BA7 के का नंबर में कि क्लोरोबेंजीन के साथ हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फील्ड का रिएक्शन वुड रिएक्शन। मतलब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 पूरे मतलब ये नहीं कि निबंध लिखने को नहीं आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो रिएक्शन उतनी ही पूछेगा, रिएक्टेंट और नेक्स्ट। और एल्केन में एक अणु और 2 अणु की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाएं। एक अणु और 2 अणु कौन सी अभिक्रियाएं हैं, नाभिक। कल भी मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन का सहारा ले लीजिएगा क्योंकि हिंदी इंटरनेशनल है। ये आपकी SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखनी है। क्या लिखनी है, क्रियाविधि। कॉमन क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। इसको आप लोग कॉपी में सॉल्व करके ध्यान रखें। इसी के अथवा में लगा हुआ था क्वेश्चन 7th के का में ये शॉर्ट में SN1 और SN2 की मैकेनिज्म की बात करनी है। इसकी मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, क्रिया। पॉइंट देखो बेटा, अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कायदे से पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SN1 reactions, SN1 reactions और SN2 reactions। दरअसल है क्या कि एल्किल और एरिल हैलाइड में हिंदी में जो भी लिखा हुआ है नाभिक रागी प्रतिस्थापन है उस तरह पढ़ा भी नहीं जाता जैसा लिखा हुआ है। SN1 क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 से आप क्या समझते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लिखने के लिए आता है कि आप SN1 और SN2 से क्या समझते,
तो SN1 का मतलब हमने क्या बताया, यूनी मॉलिकुलर वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और SN2 बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN2 को बोलेंगे बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है मैकेनिज्म क्लियर, मतलब जल्दी इसको नहीं निपटाना है कि नहीं ऐसे निपटा दिया। यूनिमॉलिकुलर एक अणु नाभिक से प्रतिस्थापन क्रिया, दो अणु नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए स्पष्ट रूप से पूछा जाता है, क्या बोलेंगे, एक अणु नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो उसको क्या लिख देंगे, बाई मॉलिकुलर को इसको लिख देंगे, बाकी हिंदी वही होगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, दो अणु नाभिक से प्रतिस्थापन। पहले रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, बाद में मैकेनिज्म, पहले अभिक्रिया को मालूम हो रिएक्शन करें। तो SN1 तृतीयक एल्किल हैलाइड देते हैं और SN2 प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन। SN1 में प्राथमिक नहीं है, SN1 में क्या है, तृतीयक। तो ये जो SN1 अभिक्रियाएं होता है, इसका एग्जाम्पल होता है क्या, तृतीयक एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये SN1 में है, मीन्स की जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये आपके देखिए। जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसका जो एग्जाम्पल है ये आपके हैं क्या, प्राथमिक एल्किल हैलाइड मीन्स 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हमने कहा पहले रिएक्शन, इसके बाद मैकेनिज्म। ये रिएक्शन के लिए टर्सरी के लिए क्या लिखेंगे, CH3 का होल साइड C X लिख दीजिए या Cl लिख दीजिए। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, हर तरीके से नाम लिखते हैं, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। रिएक्शन OH माइनस, देखो ये यहाँ से Cl माइनस हट जाएगा, ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3 का होल साइड COH, ये बन जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये रिएक्शन बता रहे कि मैकेनिज्म तो भी नहीं बताई, और क्वेश्चन में मैकेनिज्म आई, तो पहले तो हमें रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, बाद में उसकी मैकेनिज्म। प्राइमरी एल्किल हैलाइड CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस OH माइनस, ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। ये Cl यहाँ से हट जाएगा किस रूप में, Cl माइनस, और ये हो जाएगा CH3OH, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया क्या, मेथिल, और अलग हो गया क्या, Cl। ये रिएक्शन है, तो पहले ये ध्यान रखना है आपको कि SN1 रिएक्शन है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड, SN2 है तो कौन सा होगा, प्राइमरी। SN1 2 स्टेप में होगी, SN2 1 स्टेप रिएक्शन। SN1 की मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगी, 2, SN2 1 स्टेप। तो अब अलग से हेडिंग पड़ेगी क्या, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस, क्योंकि ये क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले ये बात हमको बतानी पड़ेगी। जब रिएक्शन लिखेंगे तभी इसके बाद मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है, ये कितने स्टेप है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 की मैकेनिज्म कितनी है, 2 स्टेप की। स्टेप फर्स्ट, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड अंडरगोज द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। समांगी और विषमांगी विघटन पढ़ते हैं तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं चलती मैकेनिज्म में। क्या, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड अंडरगोज कौन सा, हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, लिख दीजिए भाई, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये क्या लिखा हुआ है आपका, CH3 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 Cl। जब इसका हेटेरोलाइसिस होगा, हेटेरोलाइसिस को बोलते हैं क्या, विषमांगी विघटन। विषमांगी विघटन में क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये अधिक ऋण विद्युत तत्व, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, क्लोरीन। जो खींच लेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। Cl माइनस हो गया तो इस कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया क्या, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। टर्सरी ब्यूटिल कार्बन में प्लस तो क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन। क्लियर हो गया। ये फॉर्मेशन हो गया क्या, ये फॉर्मेशन हो गया टर्सरी ब्यूटिल कार्बन में प्लस, तो क्या बोलेंगे, कार्बोनियम। SN1 की मैकेनिज्म 2 स्टेप, ये कौन सा स्टेप लिखा, फर्स्ट स्टेप लिखा। फर्स्ट स्टेप में कौन सी क्लीवेज हो गई, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन आपका फॉर्म हुआ था, ये C प्लस और ये CH3 इसमें अटैक होगा, ये प्रबल नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, अर्थात OH माइनस का। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, फिर प्लस माइनस ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर देगा, तो जो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होगा ये हो जाएगा COH
ये CH3 टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। Attention in this point, plus and minus. Hence this step should be first step, और ये जो स्टेप होगा पहला स्टेप ये कैसा होगा? स्लो स्टेप। हमेशा जो रेट का डिटर्मिनेशन होता है, व्हाट इज मीन ऑफ SN1 एंड SN2? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली वन मॉलिक्यूल SN1, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड बोथ मॉलिक्यूल सब्सट्रेट एट रीजन। आधार अणु और अभिकर्मक अणु, जिस पर क्रिया होती है उसको आधार अणु कहते हैं, जिसकी क्रिया होती है उसको अभिकर्मक अणु कहते हैं। यहाँ पर ये आपका आधार अणु है, इसमें क्रिया हो रही है, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। जिसकी क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको रीजेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अभिकर्मक बोलते हैं। अगर अभिक्रिया की दर केवल आधार अणु के सामने परिवर्तन पर निर्भर करती है तो उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, और आधार और अभिकर्मक दोनों के सामने परिवर्तन पर निर्भर करती है तो उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्लो स्टेप होता है यही अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता है। तो इसमें केवल कौन सा अणु है? आधार, अभिकर्मक तो नहीं है। तो इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि अभिक्रिया की दर केवल किस पर निर्भर कर रही है? एक अणु कौन सा? आधार अणु के सामने परिवर्तन पर निर्भर करती है। तभी तो वन नाम आया, नहीं वन नाम कहां से आ जाता? तो अगर आधार के साथ साथ ये आधार अणु है, ये कर्मक अणु है, दोनों पर निर्भर करती तो उसको हम क्या कहते हैं? SN2। क्लियर हो गई? तो SN1 की मैकेनिज्म कितने स्टेप की है? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो ये आपका नाभिक से नहीं अभिकर्मक, कौन सा अभिकर्मक? नाभिक से नहीं अभिकर्मक है, ये तेजी से अटैक करके उत्पाद वो तो नहीं चालू क्यों मैकेनिज्म ही। तो अब हम क्रिया भी बता रहे हैं किसकी? SN2 की। SN2 की जो मैकेनिज्म होती है, देखिए यहाँ तक मैंने रिएक्शन बताई है, अब हम क्या बता रहे हैं? आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं SN2 की मैकेनिज्म। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है ये होती है वन स्टेप मैकेनिज्म होती है। वन स्टेप मैकेनिज्म किधर से लिखेंगे? यहाँ से। कभी एक ही स्टेप लिखना है यहाँ। देखो जो आधार अणु लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसा कलर चेंज कर लेंगे इसमें। ये CH3Cl, इसको ऐसे लिख देंगे, ये CH3Cl, ये आधार अणु है तो इसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। हर एक शब्द की हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी हुई है। इसमें जब अभिकर्मक कौन सा है? OH माइनस का आक्रमण होगा। अटेंशन इन दिस पॉइंट, ये भी माइनस, ये भी Cl माइनस, सामने सामने से आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि दो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए ये इस नाभिक स्नेही से के सामने से ना आक्रमण करके इसके पिछले भाग से आधार भाग में इधर से आक्रमण करता। तो अब जब ये आक्रमण करेगा तो एकदम से प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा। इससे होगा क्या? इससे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये दोनों H अपनी जगह लगे हुए हैं, ये OH माइनस जुड़ना शुरू होगा तो डॉटेड से यहाँ पर OH लिख देंगे, ये H अपनी जगह और ये Cl हटना शुरू हो जाएगा डॉटेड से। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। हिंदी में बोलते हैं संक्रमण अवस्था को। मींस SN2 की रिएक्शन में ही आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये अस्थायी अवस्था होती है, इसको संक्रमण अवस्था बोलते। क्या कहा मैंने? Cl हटना शुरू हो गया, OH जुड़ना शुरू हो गया, तो ये आंशिक रूप से ऋणावेशित, आंशिक रूप से ऋणावेशित, आंशिक रूप से धनावेशित। अब क्या होगा? अब जो है आपका ये Cl यहाँ से हट जाएगा, और जब जैसे ही ये Cl हटेगा, ये रिएक्शन यहाँ से इस जगह से ये फास्ट होगी, तेजी से होगी। Cl हटेगा किस रूप में? Cl माइनस के रूप में। तो तुरंत जो है ये जगह यहाँ से खाली होगी, ये H इधर आ जाएगा, और कंडीशन ये हो गई H, और इसके बाद ये OH यहाँ से जुड़ जाएगा। एक प्रोडक्ट ये अलग है, दूसरा प्रोडक्ट ये अलग है। देखिए ध्यान दीजिए, ये देखो ये मेथिल अल्कोहल CH3OH लिखा है कि नहीं लिखा? दूसरी बात देखो, ये पेन ऐसे है, ऐसे, और इधर जा करके ये ऐसे हो गया। मीन्स जो अभिकारक है और उत्पाद है उसका अभिविन्यास बदल गया, पलट गया, ठीक उल्टा हो गया, स्टीरियो इन्वर्जन हो गया, जैसे तेज आंधी में छाता पलट जाता। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अगर रिएक्टेंट में नाभिक इसमें इधर को है तो प्रोडक्ट में कहाँ को हो जाएगा? इधर को। तो इसमें ऐसे था तो उसमें ऐसे पलट गया कि नहीं पलट गया? ये अपटेंड हो गया यहाँ पर क्या? मेथिल अल्कोहल। और इसमें जो अभिक्रिया की दर है, रेट है, ये इसमें भी निर्भर कर रही है, सबस्ट्रेट में भी। जो मेथिल क्लोराइड है ये आपका सबस्ट्रेट है, और OH माइनस क्या है? रीजेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? CH3Cl की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस। ये बताओ पढ़ी है मैकेनिज्म की? नहीं पढ़ी है? पढ़ी हुई है। कोई शब्द ऐसा है दिक्कत कर रहा है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादा पूछा जाता है, मतलब रिपीटेड होगा, इस बार फिर आएगा ये क्वेश्चन। हम लोगों को मालूम रहता है, लगभग आइडिया रहता है किस तरह आ सकता है। 5 नंबर में मैकेनिज्म का क्वेश्चन इसीलिए आया, और बच्चे हर तरह से लिख नहीं पाते हैं, केवल टालते हैं। क्यों? अब जब सब कुछ लिख देंगे तो लास्ट वाला स्टेप हो गया, फिर रेट वाला। यहाँ पर केवल सबस्ट्रेट, तभी तो SN1 नहीं माने। यहाँ पर SN2 में क्यों आया? क्योंकि रेट सबस्ट्रेट और रीजेंट दोनों लिखते सभी बच्चे हैं। ये आंसर देने का तरीका होता है, कितनी बात लिखी जाती है। मैंने पहले रिएक्शन बताई, फिर उसकी मैकेनिज्म बताई, उसके एब्रीवेशन को एक्सप्लेन किया, और फिर उसकी रेट के बारे में पूरे स्टेप इन्वॉल्व। ओके, आगे बढ़े।
ये सातवें का था, सातवें का खा भी 5 रिएक्शन फीलिंग भी नोट आपने डिस्ट्रीब्यूशन से करते होंगे जैसे हाँ, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे दिक्कत होगी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे पास कोई भी शब्द आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप, नहीं लिखने में आप इसकी थ्योरी क्या है, वो तो एग्जामिनर देख के जहाँ उसने सारी चीज़ देखी, द मैकेनिज्म इज वेल एक्सप्लेन, कुछ जरूरत की नहीं आनी पड़ेगी, बस थ्योरी कितनी स्टेप, फर्स्ट स्टेप वहाँ पर बस लिखिए, वन स्टेप निकल गई, हो गई थ्योरी क्लियर। ऐसे रखना है, ये सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार हमसे क्या पूछो, तुम्हारा तो एमएससी का पेपर लगा था और सामने जो है लाउड स्पीकर, हमसे पूछो तो हम तो सब जानते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है बच्चे आप लोगों को देखें ना, चाहे जितना भरा तो मैं क्यों देखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं देते। एडिक्शन होना पड़ता है, पढ़ाई करने में एडिक्शन होना पड़ता है। ट्रू एजुकेशन इंडिया में आज भी ट्रू एजुकेशन अलग पोजीशन है, एजुकेशन ट्रू एजुकेशन दोनों में अंतर है। तो ये रिएक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए है, 7 का नंबर कायदे की रिएक्शन पूछी गई है, इसमें से 2 रिएक्शन एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड की बुक में नहीं है, यूपी बोर्ड की बुक में नहीं है, जो आपकी बात जो पढ़ते हो उससे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसका लिखा हुआ है RCHO प्लस डॉट 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 प्लस 3OH माइनस गिव्स आउट RCOO माइनस प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हर एक बात आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। दूसरी रिएक्शन लिखी हुई ये CH3 टॉलुइन है प्लस CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 डॉट 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 दिया हुआ है, और इसके बाद प्रोडक्ट में H3O प्लस दिया हुआ है, H3O प्लस के बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है CHO, बेंजीन है, सेकेंड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन आपकी दी हुई है ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में CO HCl निर्जल AlCl3 और CuCl और जो डॉट 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 दिया हुआ है। फोर्थ रिएक्शन में डॉट 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 दिया हुआ है H2 PD BaSO4। क्वेश्चन आपके सामने से है, क्वेश्चन देखते जाइएगा क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, हर एक रिएक्शन का एक लॉजिक ये उठाना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन है, क्या लिखा है। और लास्ट रिएक्शन आपकी दी हुई है, यहाँ पर लिखा है RCl प्लस SnCl2 प्लस HCl, इसके बाद लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा हुआ है H3O प्लस और इससे बन रहा है RCH। हो जाइए इसको कि क्या है, कैसे सॉल्व किया जाए। चलो सबसे लास्ट में पहले सो ध्यान नहीं चाहते हैं, कहीं कोई नाम तो कुछ लिखा नहीं है, 10 रिएक्शन दी हुई है। RCN का मतलब क्या हो गया, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड की क्रिया आप करा रहे हैं SnCl2 और HCl, ये अपचायक होता है पूरी केमिस्ट्री में, Sn प्लस HCl या SnCl2 प्लस HCl। और साइनाइड का जब भी अपचयन होता है तो साइनाइड के अपचयन से ये फॉर्म हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, मतलब इनकी क्रिया से कितने हाइड्रोजन इसमें लगेंगे, 2, क्योंकि Cn जो होता है यहाँ पर क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड NH, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तभी तो देखो बीच में डबल बॉन्ड बचा है। और ये क्षारीय होता है, HCl विलयन में लिए हुए हैं, तो ये विलयन ये भूल जाएगा, ये दूसरे कलर से कर देते हैं जो भरना है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, RCH डबल बॉन्ड NH, और ये क्षारीय है तो किसमें घुल गया, HCl में घुल गया, इसको बोलते हैं इमिनोक्लोराइड। NH2 एमीन, NH इमीन, इमीन HCl में घुल गया तो नाम हो गया क्या, इमिनोक्लोराइड, IMINOCHLORID। बिल्कुल लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं। इमिनोक्लोराइड बन गया, ये हमको भरना था यहाँ पर, ये फिलिंग दी ब्लैंक्स में था। और अब आप कहेंगे नहीं वो कैसे बन गया, RCHO, तो H3O का मतलब मैंने क्या बताया, जल बटन बताया ना, तो ऐसे लिख लो EH2 और O ऐसे तोड़ दो, क्या अलग हो गया यहाँ से, पढ़ लो NH4Cl RCH को, ये आपका एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया। अभिक्रिया का क्या नाम होता है मालूम है, एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए, नहीं मालूम है, स्टीफन अपचयन। क्या बोलते हैं, स्टीफन अपचयन। तो केवल सॉल्यूशन नहीं बढ़ा जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, सब नेम रिएक्शन, जितनी एल्डिहाइड की टोर एसिड में नेम रिएक्शन है वही पूछी जाती है। अब पैलेडियम पर आधारित बेरियम सल्फेट इस प्रक्रिया में है रोजिनमुंड अपचयन, है ना, रोजिनमुंड के ठीक बाद ही तो स्टीफन पढ़ी जाती है प्रिपरेशन।
तो रोजिनमुंड अपचयन है ये जो रिएक्शन दी हुई है ये कौन सा है, रोजिनमुंड अपचयन का है। तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती हुई जाइलिन, तो कह रहा है यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर भी तो वही है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, तो एसिटिल क्लोराइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। देखो ना बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन किससे कराई, H2 से, तो एक H इधर एक H इधर, देखो ये क्या अलग हो गया, HCl और ये CHO बन गया कि नहीं बन गया, प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बना कि नहीं बना। उत्प्रेरक क्या होता है, पैलेडियम पर आधारित बेरियम सल्फेट, ये HCl बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्योंकि हर एक रिएक्शन और ये उसकी नेम रिएक्शन है, तो ये रिमेंबर इस पॉइंट को याद रखना है कि ये रिएक्शन कौन सी, तभी तो आप इसको पूछ कर पाएंगे कि भाई वो रोजिनमुंड है तो PDBSO4 हो गया, ये स्टीफिन है तो SN और SCl हो गया। COHCl AlCl3 बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl वाली कौन सी क्रिया है बेंजीन की, क्वाटरमैन कॉक एल्डिहाइड संश्लेषण, एक ही रिएक्शन है COHCl की, और उसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन कौन सी हो गई, क्वाटरमैन कॉच भी लिखा जाता है, क्वाटरमैन कॉक भी लिखा जाता है, HCl जैसा क्यों लिए प्रोडक्ट बन गया क्या, बेंजल्डिहाइड। तीन रिएक्शन, तीनों नेम रिएक्शन आप देख रहे हैं, और ये भी बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन, ये भी बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन, ये भी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन और ये भी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। ये कौन सी अभिक्रिया है, CrO2CH2 वाली, CrO2Cl2 वाली इटाल्ट अभिक्रिया है नहीं रिएक्शन में। जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 के द्वारा कार्बन डाइसल्फाइड के रिएक्शन में कराते हैं, बने हुए माध्यमिक यौगिक का जल गठन कराते हैं, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, इटाल्ट अभिक्रिया। ये क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं इटाल्ट अभिक्रिया में ये इसका माध्यमिक यौगिक लिखना बड़ा कठिन काम होता है। इसका एक तरीका ये होता है, जो CH3 लिखा हुआ है इसके दो हाइड्रोजन आपको हटाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH, कितने हाइड्रोजन हटाए थे, दो हटाए थे, वैलेंसी कितनी फ्री कर देंगे, 2। इसके बाद CrO2Cl2 को भी O नहीं लिखा, ये लास्ट में लाइए, CrO2Cl2 और H हटाए थे यहाँ से 2, तो दोनों H यहाँ लगा दीजिए। ये आपका NCERT का सोल्यूशन हो गया, आप इसको देख के परेशान हो, ये माध्यमिक यौगिक बन गया इंटरमीडिएट। थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लीजिए, बाकी दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहे हैं लिखने का। CrO2Cl2 के कितने और यहाँ पर लगते हैं 2, क्रोमिल क्लोराइड, 2 हाइड्रोजन हटाए, यहाँ पर क्या बचेगा CH, यहाँ पर क्या बचेगा CH, बाद में जो दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे वो लास्ट में जोड़ेंगे जाके OH करके, तो ये पूरा देखो CrO2Cl2। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो एक तरीका और लिखने का, यदि हमको मालूम है कि नहीं टॉलुइन में क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन होती है, इटाल्ट वाली होती है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसकी जगह जहाँ ये इंटरमीडिएट है ये लिखा था हमारा CH3 टॉलुइन, यहीं पर आप डायरेक्ट कर दो 2CrO2Cl2। हालांकि ये चीज़ ये हो सकता है जनरल कम माने, लेकिन सही तो ये भी लिखा तो ये भी सही है ना। फर्स्ट रिएक्शन पे आइए बेटा, फर्स्ट रिएक्शन हमने कहा यूटी बोर्ड की नहीं दी हुई है, ये टॉलिन अभिकर्मक की क्रिया है, किसकी, एल्डिहाइड वाली। कौन सी रिएक्शन है, एल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक से, वहाँ पर रजत दर्पण बन रहा है, टॉलिन अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। देखो जो टॉलिन अभिकर्मक होता है ये क्या होता है, AgNO3 + NH4OH, तो इससे ये अलग हो गया AgNO3 + NH4OH, पहले क्या बन जाएगा AgOH + NH4NO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये जो AgOH है ये फिर से अमोनिया से क्रिया कर जाएगा NH4OH से। अभी मैंने एक रिएक्शन आपको बताई थी AgCl वाली, बताई थी ना, तो उसमें मैंने कहा था कि डाई एमीन सिल्वर ये बन रहा था ना, उसी तरीके से देखो ये प्लस और ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, AgNH3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, OH ये लिखोगे, OH लिखेंगे, ठीक है अच्छी बात है। अगर इसको भी हटा दें तो ये H2 कितने हो जाएंगे, 2, OH + 2H2 डाई एमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये प्लस और ये माइनस, हटाओ इसको। इतना आयन यहाँ पर भरना है, तोड़ कर इतना आयन भरना है यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस और ये प्लस, तो जब वहाँ 2Ag बन रहा है तो कितने से गुणा करेंगे, जो अब ये बताइए आप, ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपका डायरेक्ट था, नेम रिएक्शन था, ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है। क्लियर हो गया? आज यहीं तक रखेंगे, आपका फर्स्ट से बस 8वां का बचा हुआ है।